नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 18, जिसमें हम राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर भारी पढ़ने के लिए, हाँ राजस्थान, हम कहें कि राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके के प्रश्नों पर एग्जाम में जो एग्जामिनर हमसे जो प्रश्न पूछेगा उन पर हम भारी पढ़ने के लिए दोस्तों आप लोगों को मेरे साथ ये 100 दिन की जो क्लास है इसमें आप लोगों को कंटिन्यू लगातार मेरे साथ बने रहना। दोस्तों मैं कर रहा हूं दोस्तों, एक भी जो प्रश्न है वो हमारे एग्जाम में हमारी पहुंच से, हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों का प्यार, विश्वास और है ना जो साथ है वो बिल्कुल एकदम मिल रहा है। और आपका प्यार जो है दोस्तों, उस प्यार पर और आपके विश्वास पर खरा उतरने की जो गारंटी है वो बिल्कुल मैंने ली दोस्तों। और मैं आपको, है ना, मैं आपको ये दरिया पार कराने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूं मेरे साथियों। बिल्कुल गुरुदीप क्लासेस की जो पूरी टीम है वो नॉन स्टॉप बिना रुके इन, है ना, इस दिवाली के बड़े पावन त्योहार पर भी आपको निरंतर रूप से आपको क्लासें मिल रही है। एक भी दिन आपकी जो क्लासें हैं उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी मेरे दोस्त। आपके लिए जो आपने जो आपका सपना देखा है उस सपने को पूरी करने की जिम्मेदारी गुरुदीप क्लासेस की टीम ने ली है। तो दोस्तों आपको भी आपके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लग जाना है, दिन रात मेहनत करनी है और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमको फतेह हासिल करनी है, हमको फतेह हासिल करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉप मोस्ट 50 प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें राजस्थान, है ना, राजस्थान का जीके और करंट अफेयर्स के बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन लेवल के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपके सामने हाजिर कर रहा हूं मेरे दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ में देखते चलना है कि मेरे कितने प्रश्न गलत होते हैं, कितने प्रश्न सही होते हैं, और हमको खुद का एनालिसिस खुद करना है दोस्तों। तो आज की क्लास है दोस्तों, शुरू करते हैं। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए एकदम धार से तैयारी को मजबूत कर दो और क्लास अब शुरू करते हैं भाई। चलो आज का पहला प्रश्न लेते हैं मेरे साथियों। हाँ, एक बात, जो भी मेरे कोई साथी नए हो, अभी तक गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट वो कहाँ मिलेगी भाई, इसी गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब देखो भाई, आज का पहला प्रश्न, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था भाई। ये हमको राजवंश के समय का बताया हुआ है कि जो राजस्व प्रणाली होती थी उसके अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। बोम, जागीर, हवाला या खालसा। हाँ भाई, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों को जल्दी जल्दी, बिल्कुल है ना, जय श्री राम, जय श्री, हाँ राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को। इसी तरीके से आप लोगों को नॉन स्टॉप क्लासें मिलती रहेगी मेरे साथियों। आप लोगों को बस निरंतर मेरे साथ 5 बजे बन जाना है। 5 बजे 50 दमदार वाले प्रश्नों के साथ एकदम एग्जामिनर को फोड़ के आने वाले जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। चलो भाई, बिल्कुल एकदम शानदार जवाब आ रहा है भाई। खालसा जो जमीन होती है, खालसा जो भूमि होती है, इसे राजा की निजी संपत्ति माना जाता है। ठीक है भाई, परीक्षा में पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल, तो कि ध्यान रखना, खालसा जो जमीन होती है ये राजस्व प्रणाली के अंतर्गत राजा की निजी संपत्ति मानी जाती थी। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और हमारे जोधपुर राज्य की जो भूमि है, जोधपुर जो राज्य था, है ना, जोधपुर राज्य को 1500, हम कहें कि, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ठीक है ना, इसको भी छोड़ो, बाद में बताएंगे। चलो अभी देखो, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं भाई। पोटास बहुत ही शानदार लेवल का सवाल है भाई, ध्यान रखना। कोटा बारा, उदयपुर राजसमंद, जयपुर सीकर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जो पोटास है ये राजस्थान का एकमात्र क्रिटिकल श्रेणी, कौन सी श्रेणी भाई, क्रिटिकल श्रेणी का खनिज है ना, क्रिटिकल मिनरल श्रेणी का जो खनिज कोई पूछेगी कौन सा है भाई, तो ये हमारे पोटाश है। और राजस्थान में वर्तमान में पोटास के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, पोटास का पहली बार खनन हमारे राजस्थान में होने जा रहा है। ठीक है भाई, तो कि गंगानगर, बीकानेर और नागौर, गंगानगर बीकानेर हम कहें कि सतीपुरा है, लाकासर है ना, ये गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर, यहाँ से हमको कौन से भंडार मिले भाई, पोटास के भंडार मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, पहली बार पोटास का खनन भी कहाँ किया जा रहा है, राजस्थान के अंदर, और क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में इसको रखा गया। ध्यान रखना, ये आप लोगों को ध्यान रखना भाई, है ना। आप लोगों को देखते चलना कि कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं, ये मुख्य एक हमारा जो लक्ष्य होने वाला है। और आप लोगों को बाद में कमेंट बॉक्स में भी आके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए। और आप एक है ना, एक टारगेट बनाएंगे कि सर आज जो मेरे प्रश्न जो जितने जो प्रश्न गलत हुए हैं, आगामी दिनों में मैं उन पर सुधार करने का काम करूंगा। जो प्रश्न मेरे गलत हुए हैं मैं उनको लिखूंगा और उनका विशेष रूप से ध्यान रखूंगा भाई। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, शिलालेख और जिला स्थान जो सही सुमेलित नहीं है भाई। एक तरफ हमको अभिलेख, शिलालेख दिया गया, एक तरफ हमको स्थान दिया गया और पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बसंतगढ़, सिरोही, मानमुरी, चित्तौड़, गटियाला, जैसलमेर,
या चीरवा उदयपुर? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरीके के सवाल आप लोगों को भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों को सीधा सीधा से ये प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बिल्कुल है ना, शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का, शानदार जवाब आ रहा है कि जो हमारे जो गटियाला जो शिलालेख है दोस्तों, गटियाला शिलालेख जो है ये जैसलमेर में नहीं तो कहाँ भाई, ये जोधपुर के अंदर। गटियाला शिलालेख कहाँ से मिला भाई? जोधपुर में गांव पड़ता है गटियाला, और वहीं से कौन सा हमको गटियाला शिलालेख मिला है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बसंतगढ़ सिरोही का जो शिलालेख है दोस्तों, इसमें राजस्थान के लिए पहली बार जो शब्द काम मिल लिया गया, कौन सा? राजस्थानी यादित्य, राजस्थानी यादित्य, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा भाई? बसंतगढ़ सिरोही का है। बाकी मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिला है, ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना। और चीरवा का शिलालेख कहां से भाई? ये हमारे उदयपुर से मिला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलो, गटियाला कहां है भाई? जोधपुर के अंदर है। अगला देखो, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी भाई? हाँ, मतलब हम कहें कि ये हमारे चारों जो राणा हैं ये हमारे मेवाड़ के हैं। कहाँ के भाई? मेवाड़ के हैं। और किस मेवाड़ महाराणा के समय जावर की खान, जावर माइंस कहाँ भाई? जावर माइंस उदयपुर जिले में पड़ती है, और यहाँ से सीसा जस्ता या हम कहें कि चांदी निकलती है। हाँ, ये जो सीसा जस्ता दो ऐसे हम कहें कि दो है ना, दो ऐसी धातुएं जो हमको जो मिलती है ना, दो हमको ऐसे जो खनिज मिलते हैं जो कि एक प्रकार से जुड़वा खनिज के नाम से है ना, सीसा और जस्ता जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं भाई? जुड़वा खनिज कहते हैं। और ये जुड़वा खनिज जो है दोस्तों, ये तो है ना सीसा जस्ता के साथ में क्या निकलती है? मुख्यतः चांदी निकलती है। क्या निकलती है भाई? चांदी। और हमको पता है कि राजपुरा दरीबा में जो एसके माइंस है सिंधेश्वर खुर्द, ये विश्व में चांदी उत्पादन में दूसरे नंबर पे बन गई है। तो ये पूछ रहा है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी भी, है ना? हमको पता भी महाराणा लाखा जो थे, महाराणा लाखा के समय है ना जावर माइंस जो है हमारे उदयपुर जिले में, वहां से चांदी की प्राप्ति हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में इस माइन से क्या निकलता भाई? चांदी तो निकलती है, साथ में जुड़वा खनिज जो कौन सा है? सीसा और जस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सीसा जस्ता बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जावर माइंस भी इसकी एक अच्छी माइंस है, यहाँ से अच्छी किस्म का हमको सीसा जस्ता प्राप्त होता है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या करें मेरे साथियों? लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? कौन से माता जी भाई? लटियाल माता। इंपॉर्टेंट है भाई, गाणेराव, फलोदी, जसोल या फिर किराड़ू? हाँ भाई, लटियाल माता का मंदिर कहाँ है भाई? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को फटाफट से कमेंट कर देना मेरे साथियों, देखते हुए चलना कि कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने प्रश्न गलत होते हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ, चलो भाई। हाँ, तो ये लटियाल माता का मंदिर कहाँ भाई? फलोदी के अंदर है, फलोदी। हाँ, फलोदी के अंदर, फलोदी जिले में किनका मंदिर है भाई? लटियाल माता का मंदिर। कोई पूछे गाणेराव जो स्थान पड़ता है पाली के अंदर, यहाँ पे मूछाला महादेव, कौन से महादेव भाई? मूछाला महादेव का मंदिर कहाँ है भाई? गाणेराव पाली के अंदर। कहाँ? गाणेराव पाली के अंदर। जसोल में हम कहेंगे, जसोल बालोत्रा में रानी भटियाणी का मंदिर, किनका? रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पड़ता है? जसोल बालोत्रा। और ये किराड़ू क्यों प्रसिद्ध है भाई? किराड़ू हाथमा गांव है ना, कौन सा गांव है भाई? हाथमा गांव, जो कि हमारे राजस्थान के खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहा जाने वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो कहा जाने वाले मंदिरों के लिए कौन सा? किराड़ू, है ना, जहाँ पे किराड़ू मंदिर है। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मेरे दोस्तों? मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, सोमेश्वर मंदिर है, जो कि गुर्जर प्रत्यार शैली में बना सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा भाई? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। तो ये हमको चारों ध्यान रखने। लटियाल माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? फलोदी के अंदर। अगला देखो मेरे साथियों, अगला सवाल क्या कर रहा है? चित्तौड़ के द्वितीय साके में किस रानी ने जौहर किया था भाई? ये है ना पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। कल परसों अभी जो हमारी जो 2-3 पिछले मॉडल पेपर वाली क्लास आई थी, उसमें भी एक पूछा था कि रानी रंगदेवी ने कहाँ जोर किया था। हमको पता है हमीरदेव चौहान की रानी थी रंगदेवी, उन्होंने रणथंभौर में जोर किया था। आज हमसे पूछा है कि चित्तौड़ के दूसरे साके में किस रानी ने जोर किया था भाई? पद्मिनी, कर्मावती, जसमती या जीजाबाई? हाँ भाई, हमको ध्यान है दोस्तों, पद्मिनी, रानी पद्मिनी तो हम कहें कि रतन सिंह की, किनकी वाइफ थी भाई? रतन सिंह की वाइफ थी। और चित्तौड़ का जो पहला जो साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसमें जो पद्मिनी है, पद्मिनी ने जौहर किया था। हमको पूछ रहा दूसरा साका, दोस्तों ध्यान रखना, दूसरे साके के समय कर्मावती, कौन थी भाई? कर्मावती 1534-35 के अंदर चित्तौड़गढ़ पे दूसरा साका हुआ था। और गुजरात के बहादुर शाह ने, किसने हमला किया था भाई? बहादुर शाह, थोड़ा सा ध्यान रखना, गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया था। और हम कहें कि एक बार जब पहले हमला किया तब तो हम कहें कि ये जो हमारी महारानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता भी मांगी थी, राखी बेचकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं करी। और बहादुर शाह ने एक बार वापस हमला कर दिया। बहादुर शाह ने जब हमला किया दूसरी बार, तो चित्तौड़ का जो भार है वो कर्मावती के हाथों में था। तो कर्मावती ने तो जौहर किया। और हमारे जो देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह, कौन थे भाई? रावत बाग सिंह ने क्या किया भाई? केसरिया का नेतृत्व किया। रावत बाग सिंह और जाला सज्जा ने केसरिया का नेतृत्व किया। और रावत बाग सिंह का जो
जो हम कहें कि इन जो स्मारक बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ गेट का जो है ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो पहला द्वार है, कौन सा भाई, पाटन पोल पे रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। ये दूसरे साके के समय इन्होंने केसरिया किया था, और हम कहें कि रानी कर्मावती ने क्या किया था भाई, जौहर किया था। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, रानी कर्मावती ने जौहर में जाने से पहले जो भूमि दान में दी थी उसका उल्लेख कहां से मिलता है, पूर्व ताम्रपत्र। कहां से मिलता है भाई, पूर्व ताम्रपत्र, जो कि 1535 ईस्वी का है। ये हमको ध्यान रखना है ना, कि रानी कर्मावती ने जौहर में जाने से पहले कहा, बिल्कुल है ना, शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का, इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते रहना है। हाँ, रानी कर्मावती ने जौहर किया था और पूर्व ताम्रपत्र से उल्लेख मिलता है। आप लोगों को साथ साथ में जवाब देते हुए चलना, ठीक है भाई। चलो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले राजस्थानी खिलाड़ी कौन थे भाई। मैं कह रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाप लेना। आगामी रीट परीक्षा में अगर ये ऐसा प्रश्न नहीं आए ना, तो भाई मेरी गारंटी, मैं कह रहा हूं सीधा सीधा सा, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे गए थे, और आगामी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी ये जो प्रश्न है बिल्कुल 100% दावेदारी वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है भाई, तो मेरे को फटाफट से बताओ कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले राजस्थानी कौन थे भाई, लिम्बाराम, श्याम सुंदर राव, करण सिंह, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। फटाफट से जवाब दे दो साथियों। हाँ, बिल्कुल है ना, शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कौन थे भाई, राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़, तो मैं मेरे दोस्तों ये किस खेल से भाई, निशानेबाजी से। किस खेल से, ये निशानेबाजी से। और इन्हें राजस्थान का पहला कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, कब मिला भाई, लगभग 2004-5 के अंदर। 2004-5 में इन्हें राजस्थान का पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला। कोई पूछे कि श्याम सुंदर राव और करण सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1995 के अंदर, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोनों को एक ही साथ मिला, एक ही साल में मिला। कोई पूछे, पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार करण सिंह को कुश्ती के लिए दिया गया, श्याम सुंदर राव को वॉलीबॉल के लिए दिया गया। लिम्बाराम कौन थे भाई, इनको पहली बार है ना राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार, पहली बार और एकमात्र राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार। अभी तक इनको पहली बार दिया गया है, और एक है ना, अभी तक ये पुरस्कार एक ही बार दिया गया, राजस्थान राज्य खेल रत्न पुरस्कार लिम्बाराम को दिया गया। ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला भाई, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि निशानेबाज है, और 2004-5 में पुरस्कार इनको दिया गया। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या करें, भीलवाड़ा जिले में स्थित मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया भाई, बेड़स नदी, खारी नदी, कोठारी नदी, बनास नदी। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है भाई। हाँ, ये जो हमारे कौन सा बांध है भाई, खारी बांध, खारी बांध नहीं, ये पूछा कि मेजा बांध है ना, मेजा बांध किस नदी पे बनाया गया है। बिल्कुल, आप लोगों को जल्दी जल्दी से जवाब देते हुए चलना है। चलो भाई, है ना, ध्यान रखना, कोठारी नदी। कौन सी नदी भाई, कोठारी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ भाई, मेजा बांध है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मेजा बांध किस नदी पे बना हुआ है, कोठारी नदी पे। हमको कोई पूछे कि बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता भाई, बागोर सभ्यता को जो विकास हुआ है, बागोर सभ्यता हम कहेंगे पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य भी बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ, और ये बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे भाई, कोठारी नदी के किनारे पे। कोई पूछे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, कोई पूछे बागोर हवेली कहाँ भी, उदयपुर के अंदर है, ये भी हमको ध्यान रखना। कोई पूछे मेजा बांध कहाँ भी भाई, भीलवाड़ा के अंदर। कोई पूछे मेज नदी कहाँ, तो बूंदी के अंदर, ये भी हमको ध्यान रखना, ठीक है भाई। बेड़स नदी पे गोसुंडा बांध बना हुआ चित्तौड़गढ़ के अंदर। खारी नदी पे हम कहें कि नारायण सागर बांध बना हुआ ब्यावर के अंदर। और बनास नदी पे हम कहें कि नंदसमंद बांध है, ईसरदा बांध है, मातृकुंडिया बांध है, और है ना, हम है ना, ये 2-3 बांध इस पे बने हुए, बिसलपुर बांध बना हुआ है, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, घिंगोली पर्वतसर। हाँ भाई, घिंगोली पर्वतसर का युद्ध जो कि 1807 में लड़ा गया भाई, 13 मार्च 1807, तारीख भी याद रखना, कब लड़ा गया ना, किनके बीच में लड़ा गया भाई, जयपुर और कोटा के मध्य, कोटा और उदयपुर के मध्य, जयपुर और जोधपुर के मध्य, जयपुर और भरतपुर के मध्य भाई, घिंगोली पर्वतसर का युद्ध। दोस्तों, वैसे ये जो घिंगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ था, ये है ना कृष्णा कुमारी के कारण हुआ था। हाँ भाई, मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, जो कि मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। कौन थी भाई, कृष्णा कुमारी। और इन्हीं कृष्णा कुमारी के कारण कौन सा युद्ध हुआ भाई, घिंगोली पर्वतसर का युद्ध। कब हुआ भाई, 13 मार्च 1807, 13 मार्च 1807 को घिंगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ है। जयपुर के, हम कहेंगे जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य, जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य हुआ। और इसमें विजय किसकी हुई भाई, जयपुर के जगत सिंह की हुई, ठीक है। ध्यान रखना कि जयपुर और जोधपुर, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ भाई, घिंगोली पर्वतसर का युद्ध। जब है ना, जब कृष्णा कुमारी के पिताजी भीम सिंह जी को पता चला कि यार मेरी बेटी के कारण राजस्थान के जो 2 बड़े राज्य है उनमें आपस में युद्ध हो रहा है, तो कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया भाई, जहर दे दिया। कब दिया गया, 21 जुलाई 1810 को। हम कहें कि आमिर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया।
कोई पूछे कृष्णा विलास महल कहाँ भाई, ये कृष्णा विलास महल उदयपुर के अंदर, कहाँ भाई, ये क्या ना कृष्णा विलास महल उदयपुर के अंदर बना हुआ। अगला देखो भाई, अगली है ना, अगला सवाल क्या कर हमसे, सीफ है, सीफ एक है, एक अनुदैर्य बालू का स्तूप या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अरावली में पर्वत चोटी या फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप है। इंपॉर्टेंट है, सीफ कौन सा बालू का स्तूप है भाई, एक अनुदैर्य, एक अनुप्रस्थ, एक अरावली या फिर पैराबोलिक। भाई सीफ ध्यान रखना भाई, हमको पता है भाई जब सीफ बालू का स्तूप कैसे बनता है कि जब बरखान बालू का स्तूप बन रहा होता है, अनियमित हवा है ना, जब मतलब हवा अचानक से हवा में परिवर्तन होता है और इसकी एक भुजा जो आगे की तरफ बढ़ जाती है, इस बड़ी हुई भुजा को क्या कहा जाता है भाई, सीफ कहा जाता है। ठीक है भाई, अब हमको पता है बरखान बालू का स्तूप कैसे बनता है भाई, बरखान बालू का स्तूप एक तो तलवार के जैसा दिखाई देता है ना, और एक ये बनता है हमारे हवा के समकोण पर, है ना, हवा के समानांतर बनता है। कैसे बनता है भाई, समानांतर, और जो हवा के समानांतर बनता है उससे हम क्या कहते हैं भाई, रेखीय बालू का स्तूप। और इसी रेखीय बालू का स्तूप एक, है ना, इसी रेखीय बालू का स्तूप का एक नाम और क्या मिलता है भाई, है ना, अनुदैर्य बालू का स्तूप। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, क्या कहते हैं भाई, सीफ को, सीफ एक प्रकार से अनुदैर्य बालू का स्तूप माना जाता है, जो कि बरखान का एक हिस्सा होता है ना, बरखान की बड़ी हुई भुजा को सीफ कहा जाता है, हवा के समानांतर बनता है जिसे हम रेखीय या फिर अनुदैर्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। कोई पूछे दोस्तों कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कैसे बनता है, हवा के समकोण पे बनता है। और पैराबोलिक बालू का स्तूप दोस्तों महिलाओं के हम कहेंगे हेयर पिन जैसा, कैसा दिखता है, हेयर पिन जैसा दिखता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है, पैराबोलिक। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। और जो बरखान है ये राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है भाई, हाँ चलो अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों के जवाब बहुत शानदार शानदार आ रहे हैं, फटाफट। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी माही नदी में बाईं ओर से मिलती है भाई। हाँ भाई, इधर हमको ध्यान रखना है, ऐसे जो सवाल है इस, है ना, इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे, है ना, पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी माही नदी में बाईं ओर से मिलती है, कौन सी बनास में दाईं ओर से मिलती है। सहायक नदियों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक तो कौन कौन सी किसकी सहायक नदियां, कौन सी नदी कहां से निकलती है और कौन सी नदी जो है वो बाईं ओर से मिलती है दाईं ओर से मिलती है, इनका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो भाई, कौन सी नदी है ना बाईं ओर से मिलती है, सोम, जाखम, एराव या फिर अनास। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये जो माही नदी है, माही नदी में जो इस घेरे, है ना, जो इस घेरे में मिलेगी वो तो कौन सी हो गई, बाईं ओर की, कौन सी, बाईं ओर की। और जो इस घेरे से बाहर मिलेगी वो दाईं ओर की। आप लोगों ने देखा होगा कि एराव हो गई, सोम हो गई, जाखम हो गई और जो मोरेन हो गई, ये सब तो दाईं ओर की नदियां। लेकिन एक केवल एक अनास है, एक हरण है और एक चाप, ये तीनों नदियां, एक अनास है, एक हरण है और चाप, ये तीनों नदियां जो मेरे दोस्त ये बाईं ओर से मिलती है। बाकी सोम, जाखम, मोरेन, एराव ये सब नदियां जो है ये दाईं ओर से मिलती है, विशेष रूप से ध्यान रखना। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई भाई, माही नदी होगी। कोई पूछे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा कौन सी नदी बनाती है भाई, माही नदी बनाती है। माही का मैदान में, है ना, क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, 56 का मैदान कहलाता है, जो कि डूंगर, है ना, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को भी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है भाई, या हमको 4 प्रथा दी गई है और हमको पूछा भाई कौन सी प्रथा जो है ये विवाह से संबंधित है। तो आप लोगों को फटाफट से जवाब देना भाई, जड़ूला, जलवा पूजन, मूठ भराई या फिर मोसर। हाँ भाई, ये है ना, हम कहेंगे लड़कियों के लिए बहुत शानदार रस्म है। ये कौन सी रस्म है भाई, जो कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है भाई, मूठ भराई। मूठ भराई जो जो रस्म है ये लड़कियों के लिए कैसी रस्म मानी जाती है कि जो दुल्हन होती है, दुल्हन को बहुत सारे मेहमानों के बीच में बिठाया जाता है और एक जो प्लेट में पैसे रखे जाते हैं, हाँ भाई, धन रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं और उसको कहते हैं भाई तेरी मुट्ठी में आए जितना बढ़ ले। हाँ भाई, आजकल की जो दुल्हन है वो तो सीधा एकदम ऐसे है ना धोबा मांगती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मूठ भराई है ना, इसमें दुल्हन जो होती है उसको ऑफर दिया जाता है कि तेरी मुट्ठी में जितना धन आए तू रख सकती है। तो ये मूठ भराई जो रस्म है ये विवाह से संबंधित है। बाकी जड़ूला हम जानते हैं कि ये मुंडन संस्कार होता है। ठीक है, जलवा पूजन, कोई छोटा बच्चा होता है उसको जब कुआं पूजने जाती है उसकी मम्मी, तो उसको क्या कहते हैं, जलवा पूजन। मोसर, मोसर यानी किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके 12, है ना, 12 दिन पे जो भोज किया जाता है, जो खाना किया जाता है उसकी स्मृति में, उसे क्या कहा जाता है, मोसर कहा जाता है। तो मूठ भराई एक प्रकार से विवाह से संबंधित रस्म मानी जाती है। ठीक है भाई, शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का, बहुत शानदार लेवल की तैयारी कर रहे हो आप लोग। चलो भाई, जैसलमेर में स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। हमको इतने दिन हमने ये तो पढ़ लिया कि आकलवुड फोसिल पार्क कहाँ भाई, जैसलमेर के अंदर है। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई इनकी आयु लगभग कितनी है, 12 करोड़ वर्ष, 18 करोड़ वर्ष, 26 करोड़ वर्ष या 6 करोड़ वर्ष। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। हाँ भाई, मेरे मन से नहीं बनाया गया, पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आकलवुड फोसिल पार्क, हमको कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले अगर लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले भाई, तो इसी हमारे आकलवुड फोसिल पार्क से मिले। कहाँ से, आकलवुड फोसिल पार्क। और अब जो ये लकड़ी है ना, काष्ठ जो है, ये भी क्या बन गई है, पाषाण बन गई है। लकड़ी भी क्या बन गई मेरे दोस्तों, पाषाण बन चुकी है। ठीक है, तो ये 18 करोड़ साल पहले, कितने साल पहले भाई, 18 करोड़ साल पहले हमको ये जो आकलवुड जीवाश्मों की आयु कितनी मानी गई भाई, 18 करोड़ वर्ष। अगला देखो, अगला सवाल क्या करें, अगला सवाल कह रहा है कि
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होगा। दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगाता है भाई? पाकिस्तान के साथ में। कोई पूछे कितनी लगाता है भाई? 1070 किलोमीटर लगाता है ना, 1070 किलोमीटर। अभी हमको पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण। हाँ भाई, उत्तर से दक्षिण वाले जिले बताने। तो ये फटाफट से आप लोग कमेंट करो। इसमें मैंने एक नया जिला नहीं जोड़ा है, आप लोग भी जोड़ देना दोस्तों, फलोदी जिला। कौन सा जिला भाई? फलोदी जो जिला है अभी नया नया बना, इसकी भी सीमा इसमें लगती है। एक बार आप ये बता दो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा भी कैसे फलोदी जिला इसमें शामिल होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है आप लोगों का। सबसे पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। अब दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर के बीच में फलोदी को भी डाल देना। ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर के बीच में फलोदी को भी डाल देना। अभी सीईटी परीक्षा में सवाल पूछा गया था ना, ये सवाल पूछा गया था अभी, कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है और फलोदी ऑप्शन में था। तो दोस्तों वो जो सवाल है वो क्या होगा भाई? डिलीट होगा। अगर है ना, अगर हम कहें कि नए जिलों के हिसाब से पूछा तो वो सवाल क्या होगा भाई? डिलीट होगा, ध्यान रखना। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं, जैसे हाँ हमारे गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और फिर कौन सा आएगा भाई? बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है, 5 जिले हो गए। कितनी सीमा होगी टोटल? 1070 किलोमीटर की, ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या करें मेरे साथियों? राजस्थान राज्य सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, इंपॉर्टेंट लगाना भाई। राजस्थान राज्य सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है भाई? जो कि कोटा में स्थित है। अच्छा, कब स्थापित किया गया? ध्यान रखना, इसका मुख्यालय पूछे। राजस्थान राज्य सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान तो कहाँ है भाई? कोटा के अंदर। और ये कब स्थापित किया गया भाई? 1984, 1976, 1980, 1986 भाई। फटाफट से जवाब दे दो आप लोग। मैंने अभी शायद 5-6 मॉडल पेपर पहले भी आप लोगों को ये सवाल दिया था। राजस्थान राज्य सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है भाई? ये कोटा के अंदर है और 1984 में। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपकी तैयारी जो है मेरे साथियों, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कम नहीं पड़नी चाहिए आपको एकदम, है ना। ये जो अंतिम दिन जो हमारे जो साथ में है ना, जो सामने आते जा रहे हैं, इनमें भी हमको एकदम है ना टूट के प्रहार करना है। अब हमको बैठना नहीं है, अब हमको हार नहीं माननी है, अब हमको उदास नहीं होना है, अब हमको किसी प्रकार की इधर उधर की बातों में नहीं आना है। बस आपको आपके लक्ष्य को सामने रखना। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपको जैसे चिड़िया की आंख देखकर आपको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको निर्धारित कर लेना है और उसी लक्ष्य पे आप लोगों को काम करते हुए चलना भाई, ध्यान रखना है। चलो भाई, अगला सवाल देखो। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता था भाई? तजिया, चिमाता, झूम या ब्यवर? हाँ भाई, भील जो है ना, हम कहें कि जो भील जनजाति जो है वो 2 प्रकार की खेती करती, एक तो पहाड़ी भागों में और एक मैदानी भागों में। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, पहाड़ी भागों में, मैदानी भागों में। पहाड़ी भागों में कौन सी करती है भाई? फटाफट से जवाब दो। बिल्कुल, बहुत शानदार। हाँ भाई, कौन सी खेती करती पहाड़ी भागों में? चिमाता। चिमाता तो खेती कहाँ करती है भाई? पहाड़ी भागों में, याद रखना। चिमाता पहाड़ी भागों में की जाती है और वही मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है भाई? दजिया। कई मेरे साथी जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चिमाता है ना, हम हमारे आपस में है ना, हम कहें कि इंटरचेंज हो जाता है। चिमाता मैदानी हो जाता है, पहाड़ी। आपको ध्यान रखना भाई, मैदान में क्या आ रहा है? द आ रहा, दजिया में भी क्या आ रहा है? द आ रहा। मैंने तो ऐसे याद रख रखा है, आपको भी ऐसे याद रखना है। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगे तो याद कर लेना। मैं क्या करता हूँ, बहुत बार शब्दों को पकड़ लेता हूँ, शब्दों को पकड़ के बहुत सारी चीजें जो अपना आप ही याद हो जाती है। ठीक है, तो कि मैदानी में द आ रहा, दजिया में द आ रहा, तो मैदानी भागों में तो दजिया की जाती है। या हमसे पूछ रहा है पहाड़ी भागों में, तो पहाड़ी भागों में कौन सी? चिमाता कृषि की जाती है भाई। चलो अगला सा, हाँ ये तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना है कि अभी हमारे है ना गुरुदीप क्लासेस की टीम ने, या हम कहूँ कि मैंने बहुत शानदार आप लोगों को राजस्थान करंट अफेयर्स जो है ना, राजस्थान करंट अफेयर्स जो दोस्तों ये तैयार किए गए हैं। और इन राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको क्या मिलने वाला है? तो कि इसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर, हम कहें कि दिसंबर में नहीं दोस्तों, अगर रीट मुख्य भर्ती परीक्षा आगे भी चली जाती, मान लो मार्च अप्रैल में होगी, तो मार्च अप्रैल तक का आपको करंट अफेयर्स, यानी जनवरी 2025 से लेकर आप लोगों के परीक्षा तक का जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों को इस हम कहें कि इस है ना इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है, जिसमें आपको पूरे नोट्स दिए जाएंगे, अपडेटेड नोट्स है। और उन नोट्स को दोस्तों सूजस सार संग्रह, कौन सा भाई? सूजस सार संग्रह के साथ अपडेट किया गया है। यानी हर महीने की सूजस को एकदम, एक एक दिन की सूजस को एकदम अच्छे से देखकर, और ये करंट अफेयर्स हम कहें कि राजस्थान पत्रिका, हम कहें कि दैनिक भास्कर, जितने भी अखबार आते हैं या इधर उधर की जो भी मैगजीन आती है करंट की, उनको देखकर हमने जो करंट अफेयर्स वो तैयार किया। और मेनली जो हमने क्या माना भाई? सूजस सार को हमने हमारा आधार माना है, क्योंकि हर बार परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है भाई? सूजस सार से जो प्रश्न वो पूछा जाता है। तो कि हमने दोस्तों 12, हम कहें कि 12 महीने के तो टेस्ट जो ये जो PDF आपको मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस भी शुरू करवा दी गई है। आप लोगों को लगभग 2-3 क्लासें मिल चुकी होगी। और साथ में दोस्तों आप लोगों को
ऐप में ये जो नोट्स है ये भी अपलोड कर दिए गए हैं। और सबसे मेन दोस्तों, आप लोगों की प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं पड़े, इस वजह से हर महीने का आप लोगों को टेस्ट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और जैसे ही ये 5-6 महीने कंप्लीट होते हैं और मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, वैसे भी हम रोजाना ये जो 50 प्रश्नों के जो मॉडल पेपर लाते हैं, इसमें लगभग 8-10 प्रश्न आप लोगों को करंट अफेयर्स के मिलते हैं। तो करंट अफेयर्स पे इसी तरीके से हम थोड़ा करके करंट अफेयर्स बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये जो रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए जो राजस्थान करंट अफेयर्स और जो सूझे सार है, ये आप लोगों को दोस्तों एकदम गारंटी के साथ 100% मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को 1% भी किसी प्रकार की मार्केट से कोई किताब नहीं लेनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदनी करंट अफेयर्स की या राजस्थान जीके की, किसी भी प्रकार की, है ना, किसी भी तरह की। आपको सीधा सा केवल ये पढ़ना है, इसके अलावा एक भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला भाई, ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, चोखेलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है भाई? चोखेलाओ महल, हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग या बीकानेर दुर्ग भाई? फटाफट से आप लोग जवाब दे दो भाई। हाँ भाई बिल्कुल, है ना, ऐप में आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ जो है, ये ऐप में गुरुदीप क्लासेस के ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो भाई आप डाउनलोड कर लेना। आप लोगों को लिंक है ना, जो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, गुरुदीप क्लासेस का जो लिंक है आप वो डाउनलोड कर लेना। या फिर इन नंबर पर, है ना, ये नंबर पे थोड़ा सा कोशिश करना कि फोन वगैरह मत करना, व्हाट्सएप जरूर कर देना, लेकिन कॉल मत करना, दिवाली का टाइम है और फिर थोड़ा सा, है ना, जब फ्री होते हैं उसके बाद कॉल होते हैं। आप लोग अगर फोन नहीं उठाए तो आप लोगों को शिकायत होती है कि यार सर कोई फोन ही नहीं उठाता है, ठीक है भाई। तो आप लोग सीधा गुरुदीप क्लासेस की ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना। आपको जो पीडीएफ है और जो आपको जो टेस्ट है वो भी कहाँ, ऐप में मिलेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों का सही जवाब आ रहा है। चोखेलाओ महल कहाँ भाई? जोधपुर के अंदर है। चोखेलाओ महल कहाँ भाई? जोधपुर के अंदर है। और ये चोखेलाओ महल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, परीक्षा में बार बार पूछा गया है ना। चलो भाई अगला सवाल क्या कर रहा है, अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना दोस्तों, अटल भूजल योजना कौन सी योजना भाई? अटल भूजल योजना किसके सहयोग से? एशियाई विकास बैंक, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, विश्व बैंक या फिर जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी? बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अटल भूजल योजना भाई 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई। हम कहें कि भारत में या हमारे राजस्थान में, है ना, मेनली तो पूरे भारत में लागू की गई। हम कहें कि गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, हाँ भाई, गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी आरएस 2023 में पूछा गया था कि ये जो हमारे अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिरते भूजल स्तर को बढ़ाना। और अटल भूजल योजना जो दोस्तों विश्व बैंक और भारत सरकार, कौन? विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों के सहयोग से लागू की जा रही है। और 50-50 के पार्टनरशिप से, कितने भाई? 50-50 के पार्टनरशिप से विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा ये लागू की जा रही है। आप लोग क्या करते हो मेरे दोस्तों? जायका, ये जो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, जायका। जायका देखते फटाफट जायका पे टिक लगाते हो। ध्यान रखना दोस्तों, अगर अपने को नहीं पता है कोई आंसर तो आप लोगों को यहाँ तो आप लगा सर, है ना, तुक्का लगा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे तुक्कों से बचना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे तुक्के हमको सिलेक्शन से बाहर कर देंगे, है ना। तो एग्जाम में अगर नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा काबू करके और आप लोगों को ई, है ना, 5वां जो गोला आता है, ई गोला, वो आपको भर देना। लेकिन आप लोगों को गलत तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि गलत तुक्का हमको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कर रहा है, माही कंचन और माही धवल किस प्रकार की, है ना, किस फसल की किस्में है भाई? गेहूं, चावल, जौ, मक्का, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अपने आईसीटी के नोट्स है, आप लोगों को बेहद ही पसंद आए थे आईसीटी के नोट्स। और अगर अभी तक मेरा कोई साथी भाई ऐसा हो जिसने आईसीटी के नोट्स अगर नहीं देखे हो तो आप लोग भाई नोट्स देख लेना। एक भी प्रश्न जो है वो नोट से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है भाई, लगभग, है ना, L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी, है ना, ध्यान रखना। माही कंचन, माही धवल जो है मक्का की किस्में, किसकी भाई? मक्का की। यहाँ पे दोस्तों एक अगर ऐसे होता है माही सुगंधा, है ना, तो आप लोगों को माही सुगंधा का ध्यान रखना है। कोई माही सुगंधा पूछे तो चावल बताना है, माही कंचन, माही धवल पूछे तो मक्का बताना है। अगला देखो भी, अगला सवाल क्या कर रहा है, समरा इच्च कहा, हाँ भाई, समरा इच्च कहा के रचयिता कौन है भाई? जिनेश्वर, उद्धोतन सूरी, हरिभद्र सूरी या विजयपाल गौड़? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया सवाल है जेईएन कौन से एग्जाम में पूछा भाई? जेईएन में पूछा गया 2020 में। समरा इच्च कहा के रचयिता कौन है भाई? इंपॉर्टेंट है, शानदार प्रश्न है। और कभी कभी ऐसे प्रश्न आज आते हैं एग्जाम में जो हमारा मोई मोई करा देते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों का मोई मोई हो रहा है, ठीक है भाई, कोई ए ऑप्शन दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है ना। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे तुक्के लगा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन परीक्षा में से तुक्के नहीं लगाने भाई। यहाँ आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी, मैं सारे बिल्कुल, मेरे कई दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर आप लोग टिक करके नहीं देते हो। आप लोगों को ये, है ना, जैसे ही दिवाली बाद आप लोगों को सारे जो टेस्ट हो रहे हैं, ये टेस्ट आपको गुरुदीप क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे। आप लोगों की जो प्रैक्टिस है उस प्रैक्टिस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे, हरदम हम लोग आपके लिए खड़े दोस्तों, ध्यान रखना। हरिभद्र सूरी कौन अभी रचयिता है इसके? हरिभद्र सूरी जो है वो, क्या ना, समरा इच्च कहा के रचयिता है। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है भाई? थेवा कला, उस्ता कला, बंदेज कला या मोलेला मरण मूर्ति कला? मोहनलाल
मोहनलाल का यहाँ पे पूरा नाम अगर लिख देते तो हम समझ जाते भाई, मोहनलाल का पूरा नाम क्या है भाई, मोहनलाल कुम्हार। अब देखो कुम्हार क्या करता है भाई, कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के घड़े बनाता है। हाँ भाई, मिट्टी के घड़े बनाना यानी मिट्टी की कला, और मिट्टी की कला कहाँ की फेमस है भाई, मोलेला। और मोलेला कहाँ भाई, राजसमंद। मोलेला जो कला है ये कहाँ की फेमस है भाई, राजसमंद की फेमस है। यानी हम कहें कि मृण शिल्प जो कला कहलाती है, या मृणमती जो कला कहलाती है, वो क्या कहलाती है, राजसमंद मोलेला कला, है ना, जिसे हम कहते हैं टेराकोटा। कौन सी कला भाई, टेराकोटा कला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये मोहनलाल है दोस्तों, मोहनलाल को 2012 में, कब भाई, 2012 में कौन सा श्री मिला भाई, पद्मश्री। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, मोहनलाल कुमार को 2012 में टेराकोटा कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चलो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले बागों में, क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं भाई। जहां पर 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां कौन से वन पाए जाते हैं, शुष्क वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन, या उपोष्ण सदाबहार वन। आप लोग दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्रश्न नहीं आता है तो भी आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका, ये एक ऐसा तरीका है कि आप लोगों को ये जो तरीका है ये एग्जाम में बहुत हेल्प देने वाला है। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को हम हर तरीके से एबल बनाएं, हर तरीके से उस काबिल बनाएं कि आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग क्या कर सके मेरे दोस्तों, हर प्रश्न को आप, अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी वो प्रश्न अपनी अप्रोच में आ जाए। और अप्रोच में आने का तरीका क्या हो सकता है, ऑप्शन एलिमिनेट का जो तरीका है ये एक ऐसा तरीका है जो कि हमारा 2 नंबर हमको ज्यादा ही दिलाएगा पर कम नहीं दिलाएगा। अब आप अगर देखो कि 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, देखो शुष्क वन और मिश्रित पतझड़ वन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कि कौन से 2 वन, शुष्क सागवान और उपोष्ण। ये उपोष्ण सदाबहार वन दोस्तों देखना राजस्थान में बहुत कम क्षेत्रफल पे, यानी 1% से भी कम क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं। और ये लगभग हम कहें कि हमारे माउंट आबू सिरोही में जहां 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है वहां ये वन पाए जाते हैं, उपोष्ण सदाबहार। और ये वन कहां पाए जाते हैं, सिरोही के अंदर। तो ऐसे वन जो कि 75 से 110 सेंटीमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, शुष्क सागवान के वन। शुष्क सागवान के वन कहां मिलते हैं मेरे दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहां मिलते हैं भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, है ना, हम कहेंगे उदयपुर, यहाँ हमारे कौन से वन पाए जाते हैं भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। शुष्क सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, छाप लेना। ये जो सागवान के, है ना, सागवान के वनों की जो लकड़ी, हम कहेंगे सागवान की लकड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि, है ना, हम कहेंगे घरों में खिड़कियां, गेट, है ना, दरवाजे वगैरह बनाने के लिए सागवान की लकड़ी काम में दी जाती है। ठीक है, आपको हर तरीके से लायक बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को, है ना, हम विकलांग अपाहिज बनाने का काम नहीं करेंगे कि नहीं आप लोगों को ऐसे प्रश्न जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड रहना, ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों को इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो भाई अगला, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती भाई, आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, कोलायत। भाई राजस्थान की कौन सी झील, बिल्कुल शानदार, है ना, आप लोगों को जवाब देते हुए चलना, आप लोगों को जवाब देते हुए चलना मेरे साथियों, ताकि आप लोगों को पता चले कि सर मेरे इतने प्रश्न गलत हुए हैं, इतने प्रश्न सही हुए हैं, और आगामी दिनों में मैं इस पर सुधार करूंगा। जो प्रश्न मेरे गलत हुए हैं मैं सर उन प्रश्नों को कॉपी में लिख रहा हूं और बार बार मैं उसी प्रश्नों को देखता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा। ठीक है भाई, देखो आना सागर झील बिल्कुल शामिल है, पिछोला बिल्कुल शामिल है, फतेह सागर है, कोलाई झील इसमें शामिल नहीं दोस्तों। कोलाई झील जो कि बीकानेर में है, हाँ कोलाई झील कहाँ भाई, बीकानेर के अंदर है। और कोलायत में कपिल मुनि का मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, लेकिन ये जो झील है ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है भाई, ये है ना, 4 हमको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा कौन सी एक लोक नाट्य शैली नहीं है भाई, ढाडी, स्वांग, रम्मत या फिर ख्याल, है ना। फटाफट से आप लोगों को जवाब देना, और मुझे पता है ये सवाल आप लोगों का बिल्कुल एकदम सही जाएगा। हाँ ऑप्शन आने लग गए हैं, बिल्कुल शानदार शानदार आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, बिल्कुल शानदार एकदम जवाब आया, ढाडी। दोस्तों ध्यान रखना, ढाडी जो है ये राजस्थान में कोई लोक नाट्य की शैली नहीं, बल्कि यह क्या है, ये एक, है ना, हम कहें कि एक जाति है ना, संगीत जीवी जाति, ये एक संगीत जीवी जाति है जो अपना जीवन यापन संगीत के माध्यम से करती है। ढाडी, लंगा, मांगणियार, ये सब क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली संगीत जीवी जातियां। ठीक है, बाकी स्वांग कला हम जानते ही है, रम्मत और ख्याल ये तो राजस्थान में लोक नाट्य की शैलियां, यार हम कहें कि लोक नाट्य के, है ना, विभिन्न विभिन्न रूप आप लोगों को राजस्थान में देखे जा सकते हैं। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले में सुमेलित नहीं है भाई। एक तरफ हमको प्राचीन नाम दिए गए, एक तरफ हमको वर्तमान नाम दिए गए, और हमको पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना भी कौन सा सुमेलित नहीं है, एक है ना। पहला देखो, शिवी, चित्तौड़गढ़, जांगल देश, बीकानेर, सपाल, दक्ष, सीकर और झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही। हाँ भाई फटाफट से जवाब दो आप लोग। हाँ है ना, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है, सपाल दक्ष। ये सपाल दक्ष दोस्तों सीकर और झुंझुनू में नहीं है, सपाल दक्ष सीकर और झुंझुनू में नहीं है।
सपालदक्ष कहाँ आता है भाई? आप लोगों को पता हो सांबर झील, कौन सी झील भाई? सांबर झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? सपालदक्ष कहते हैं। हम कहेंगे जयपुर, अजमेर, नागौर वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? सपालदक्ष कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सपालदक्ष की राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी, हाँ, तो ये हमको ध्यान रखना है, सिकरोड झुंझुनू नहीं होगा। सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है भाई? सपालदक्ष कहलाता है। बाकी सब सही है भाई। सीवी चित्तौड़गढ़ है, जांगल हमारे बीकानेर है, और अर्बुद सिरोही के अंदर है। और अगर हम कहें कि दोस्तों राजस्थान की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है भाई? इन्हीं अर्बुदा देवी को कहा जाता है, या ना, जो कि इनका मंदिर भी कहाँ है? सिरोही माउंट आबू के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसके भी आगे। चलो भाई अगला, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया भाई? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन, कई मेरे साथियों का मैसेज आता है कि सर आप है ना परिवहन के जो टॉपिक है कभी लाते हो कभी नहीं लाते हो। दोस्तों छूट जाता है यार। अगर एग्जामिनर भी कोई पेपर बना रहा होगा तो उसको वो ये थोड़ी है कि हर एक टॉपिक से, बहुत बार दो चार टॉपिक छूट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कवर नहीं करेंगे। आपको डेली कभी ना कभी अल्टरनेटली आपको प्रश्न जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से लाए जाएंगे कि आप लोगों के सारे डाउट में क्लियर करवाऊंगा। आजकल नहीं हूं मैं, 100 दिन आप लोगों के साथ बना हुआ हूं, और मैं कर रहा हूं दोस्तों एक एक प्रश्न हमारा जो है वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अक्टूबर 2015, 2017, 2018, 2019, आगे महीना तो सेम है, लेकिन देखो जो पढ़ रहा है उसका एकदम सही से शानदार जवाब आ रहा है ना। अक्टूबर 2017 को हम कहें कि 11 अक्टूबर कब हुआ भाई? 11 अक्टूबर 2017 को किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई किशनगढ़। हाँ चलो भाई अगला देखो, अक्टूबर 2017 के अंदर अगला सवाल क्या करा? फूटा देवल मेला के संबंध किस जिले से भाई? उदयपुर, राजसमंद, जयपुर। और ये अभी हमारे सेकंड ग्रेड में पूछा था भाई। सेकंड ग्रेड जो परीक्षा हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया था फूटा देवल का मेला। ध्यान रखना भाई, फटाफट से कमेंट करो भाई। कई मेरे साथी है ना ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, इधर उधर के फालतू के कमेंट करते हैं कि है ना आप टीचर बनोगे क्या यार, है ना आप ये है ना आजकल सर आलोक राज जी जल्दी जल्दी से वैकेंसी निकाल दो, बच्चे भी पढ़ाने लग गए हैं। कि जब मास्टर नहीं पढ़ रहे तो फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और तो क्या है। हाँ भाई, जब मास्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों को ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, जिसको जो कहना हो कहने दो, आपका क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है भाई, सबका आता है। हाँ आएगा, हमारे भी आएगा। और आप जो आज बच्चा कह रहे हो, देखना ये बच्चा एक दिन सब पे भारी पड़ने वाला है भाई। कोई बात नहीं, बच्चे अच्छे, हाँ, लेकिन ये बच्चा एक दिन सब पे भारी पड़ने वाला है मेरे दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार, विश्वास और जो साथ है इसको हमेशा इसी तरीके से बनाए रखेगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों अच्छे अच्छे को अपने सामने झुका देंगे, है ना, क्योंकि हम ना तो आपको कंटेंट में कभी कोई समझौता नहीं मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीका कंटेंट आपको एकदम है ना निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवा रहे हैं। ये 50, 40, 50, 30, 40 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती मेरे दोस्तों। इतनी मेहनत जो आप लोगों के लिए की जा रही है, इस मेहनत के सामने ये जो 10, 20, 40 रुपए हैं ये बिल्कुल फीका है। ठीक है, तो कि आप लोगों को सबसे आगे रखने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। ठीक है भाई, चलो फूटा देवल का मेला कहाँ भी? राजसमंद के अंदर है। चाहे आरपीसी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, सब पर अब अपन भारी पड़ने वाले हैं, देख लेना आप लोग परीक्षा में। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल क्या करें? वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनवी गाडगिल या हीरालाल शास्त्री। भाई वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ भाई? 30 मार्च 1949 को। 4 रियासतें मिली, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। चारों रियासतों के नाम ध्यान रखना भाई, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस रियासत का विलय है ना हम कहेंगे वृहद राजस्थान में नहीं हुआ, तो कि 4 रियासतें थी। कौन कौन सी भाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और इसका जो हम कहें कि इसका जो उद्घाटन है मेरे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था भाई। अगला देखो, अगला सवाल क्या करें? चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था भाई। हाँ भाई, आदमकद चित्र दिया जिसे हम पोर्ट्रेट है ना, पोर्ट्रेट चित्र कहते थे, उनके लिए कौन? जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली या मेवाड़ का साहिबुद्दीन। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आदमकद चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध था भाई? आप लोगों को फटाफट से जवाब देना। मैं एक आप लोगों को हिंट दे दूं कि ये जो चित्रकार है ये जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह। कौन भाई? जयपुर के महाराजा जो ईश्वरी सिंह जी थे उनके शासनकाल में थे। 2 चित्रकार मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा लालचंद। कौन मिलेगा? लालचंद। और एक मिलेगा आपको हमारे साहिब राम। 2 चित्रकार मिलेंगे ईश्वरी सिंह के साल के। हाँ, ये वही ईश्वरी सिंह है जिसने ईसर लाट सरगासुली का निर्माण कराया, और मराठों के डर से उसी ईसर हम कहें कि उसी सरगासुली से कूद कर इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है भाई, मराठों के है ना, मराठों के दबाव से आत्महत्या करने वाला एकमात्र शासक कौन था भाई? ईश्वरी सिंह।
ये भी ध्यान रखना। इसके दरबार में 2 चित्रकार थे, लालचंद। लालचंद तो दोस्तों जानवरों के चित्र बनाता था। किनके चित्र बनाता था? जानवरों के, है ना। जानवरों के लड़ाई करते हुए यार, है ना, हाथी घोड़े से लड़ रहा है, घोड़ा गुदेड़े से लड़ रहा है, उनके चित्र कौन बनाता था? ये जानवरों के चित्र लालचंद बनाता था। इसको शौक था। और साहिबराम को क्या शौक था भाई? जो साहिबराम है ये आदमकद, हम कहें कि पोर्ट्रेट, है ना, बड़े बड़े व्यक्ति को चित्र बनाता था। हाँ भाई, कौन बनाता था? साहिबराम। तो ये दोनों किसके दरबार में थे? ईश्वरी सिंह के चित्रकार थे। ये भी ध्यान रखना, जयपुर का साहिबराम। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है हमसे? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा पक्षियों के लिए, काले हिरण और कुर्जा पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है भाई? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का या फिर ताल छापर? इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये तो आप लोगों को आ ही जाएगा। हाँ, ये तो लॉलीपॉप वाला सवाल आ गया सर, ये तो 1 रुपए की लॉलीपॉप खिला दिया आपने। हाँ भाई, काले हिरण और कुर्जा, कुर्जा पक्षियों के लिए हम कहेंगे काले हिरण, कृष्ण मृग के लिए कौन सा भाई? ताल छापर। और ताल छापर जो दोस्तों ये कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। और खारे पानी की झील है। कौन सी भाई? खारे पानी की झील कौन सी है? ताल छापर, जो कि काले हिरण, कृष्ण मृग और कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ भाई, चलो अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं भाई? गजनेर लिफ्ट नहर का एक नाम और मिलता है, पन्ना लाल बारूपाल। क्या नाम मिलता है भाई? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। इसी का ही नाम है ना, गजनेर का नाम क्या कर दिया? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है भाई, कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बीकानेर, नागौर, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर जैसलमेर या फिर बीकानेर जोधपुर? इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में भी सीधा सीधा सा सवाल बनेगा। एक बार तो ये सवाल बना भी, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है भाई? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और इस नहर से लाभान्वित कौन से जिले होते हैं भाई? बीकानेर और नागौर। इंपॉर्टेंट है भाई, बीकानेर और नागौर, ध्यान रखना। हाँ, है ना, कंवर सेन से तो होते हैं बीकानेर गंगानगर, और बीकानेर नागौर किससे होते हैं भाई? गजनेर लिफ्ट नहर से। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? आखा तीज, आखा तीज किस माह में आती है भाई? वैशाख, कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन। हाँ भाई, आखा तीज हमको पता है। आखा तीज के दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं भाई। बूंदी जिला जो बाल विवाह के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और वर्तमान में राजस्थान, हम कहेंगे भारत का जो छत्तीसगढ़ जिले में, हम कहेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में एक जो जिला है, कौन सा? बालोद। छत्तीसगढ़ राज्य में एक बालोद जो जिला है, इसे भारत का पहला बाल मुक्त जिला घोषित किया, बाल मुक्त जिला। और दोस्तों हमारे राजस्थान में या भारत में भी कौन सा? बाल मुक्त भारत अभियान या बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान जो चल रहा है। तो ये आका तीज कब आती है भाई? वैशाख। वैशाख में कब आती है? शुक्ल तृतीया। कब आती है भाई? शुक्ल तृतीया को आती है ना आका तीज। और इसी आका तीज के दिन हम कहें कि उदयपुर, बीकानेर और नागौर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलो भाई, अगला सवाल क्या करें? राजस्थान में किस किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है भाई? कमरकोट। हाँ भाई, राजस्थान का कौन सा ऐसा किला है जिसका दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटे का मतलब क्या होता है भाई? ऐसे, है ना, दोहरा परकोटा बना हुआ है। और ऐसा दोहरा परकोटा जो कमरकोट कहलाता है। आमेर दुर्ग, जेसाण दुर्ग, गागरून दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दो, है ना। प्रश्न आते हैं, आप लोगों के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल शानदार। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ा करो, है ना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद फिर जवाब दिया करो। अब आप कई साथी जो है उनका ऑप्शन आ रहा है सी 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 सी, है ना। तो आप लोगों को प्रश्न पढ़ के जवाब देना मेरे दोस्तों। कोई पूछे दोहरा परकोटा कमरकोट तो किसका भाई? जेसाण के किले का। कौन सा भाई? जेसाण के किले का। और गागरोन दुर्ग का जो तीसरा परकोटा वो क्या कहलाता है भाई? जालिम कोट कहलाता है। कौन सा कोट कहलाता है भाई? जालिम कोट। क्योंकि, है ना, जाला जालिम सिंह ने कौन सा ये जालिम कोट का निर्माण किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोहरा परकोटा कमरकोट जेसाण दुर्ग का है। और जालिम कोट किस दुर्ग का भाई? गागरोन दुर्ग का जो, है ना, जो परकोटा है वो जालिम कोट कहलाता है। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है भाई? कोटा, बीकानेर, नागौर या बाड़मेर? हाँ भाई, जिप्सी फेरस मृदा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोगों को। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है मेरे साथियों? फटाफट से देखो भाई, अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहे तो याद रखना, जिप्सम सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई? जिप्सम। और जिप्सम के सबसे बड़े भंडार आपको कहाँ मिलेंगे? जामसर के अंदर। कहाँ? जामसर। और ये जामसर कहाँ पड़ता है भाई? बीकानेर के अंदर। हाँ, हम कहें कि बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो कि बीकानेर में कौन सी मृदा पाई जाती है भाई? जिप्सी फेरस मृदा। हाँ भाई, जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर के अंदर पाई जाती है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है भाई? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या फिर राज्यपाल? भाई, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? हाँ भाई, फटाफट जवाब दो। हाँ बिल्कुल, शानदार जवाब आ रहे हैं आप लोगों के, है ना, शानदार जवाब आ रहे हैं। ये जो हमारे राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। क्यों भाई? राज्यपाल का काम होता है सभी विधायकों को, हम कहें कि सभी जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का। लेकिन अब राज्यपाल, है ना, राज्यपाल करते हैं कि यार अभी इतने विधायकों को तो मैं बार बार शपथ दिलाने के लिए ऐसे नहीं बोलूंगा भाई, मैं फिर आगे नाम बोलना, शपथ बोलनी। तो ये केवल एक आदमी को शपथ दिला देते हैं, किसको? प्रोटेम स्पीकर को, है ना। विधानसभा सदस्यों में से देख लेते हैं यार सबसे बुजुर्ग कौन है, कौन मेरी बात मान जाएगा। तो कि हाँ, ये आदमी सबसे बुजुर्ग है। जैसे मान लो कि अभी 16वीं विधानसभा में कौन था भाई?
कालीचरण सर्राफ। कौन थे भाई? कालीचरण सर्राफ जो थे, इन ये प्रोटेम स्पीकर बने 16वीं विधानसभा के अंदर, और इनकी नियुक्ति किसने करी भाई? राज्यपाल ने करी। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर बाकी सारी विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। नियुक्ति कौन करता है भाई? राज्यपाल करता है। चलो भाई अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कौन से मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्होंने कोटा के महाराजा को शेरगढ़ का किला प्रदान किया था भाई? हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। हाँ ध्यान रखना भाई, औरंगजेब, फर्रुखशियर, शाह आलम या शाहजहां? मेरे कई साथियों का हाँ इसमें थोड़ा सा डाउनलोड हो सकता है, अच्छे लेवल का सवाल है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा भाई। हाँ कर्मचारी चयन बोर्ड ने अगर ऐसा लेवल का सवाल पूछा तो आप लोगों की परीक्षा में देखने को क्यों नहीं मिलेगा मेरे साथियों? किसी का ऑप्शन ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है भाई। ध्यान रखना, फर्रुखशियर कौन है भाई? फर्रुखशियर जो है ये फर्रुखशियर हम कहें कि जो है ना कोटा महाराव भीम सिंह, हम कहें कि बूंदी पर जो हमला किया था फर्रुखशियर ने, वो भीम सिंह जी के नेतृत्व में किया था। यानी फर्रुखशियर जो मुगल बादशाह था, इसने कोटा के भीम सिंह जी को कहा भाई आपको कहाँ हमला करना है भाई? बूंदी पर हमला करना है। और जब बूंदी पे हमला किया तो बूंदी की कड़कवाणी है ना, कड़कवाणी और धूलवाणी हम कहेंगे है ना, कड़कवाणी और धूलवाणी जो ये जो तोपे हैं, ये तोपे छीन कर कौन ले आए थे भाई? भीम सिंह जी ले आए थे। ठीक है भाई, भीम सिंह जी ले आए थे। और ये फर्रुखशियर बहुत खुश हो गया क्योंकि बूंदी का नाम बदलकर क्या रख दिया था भाई? फर्रुखाबाद। कोई पूछे कि बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किसने रखा था, तो कि इसी फर्रुखशियर के कहने पे कोटा महाराव भीम सिंह जी ने जब बूंदी पे हमला किया तो कोटा का है ना बूंदी का नाम क्या रख दिया भाई? फर्रुखाबाद रख दिया। और कड़कवाणी और धूलवाणी बिजली भी, ये जो तोपे हैं ये भी छीन के कौन ले गए थे भाई? कोटा के भीम सिंह जी। फिर ये जो फर्रुखशियर बहुत खुश हो गया और भीम सिंह जी को खुशी खुशी में कौन सा किला दे दिया भाई? शेरगढ़ का किला। तो याद रखना है फर्रुखशियर। आप लोगों को मैं कर रहा हूं दोस्तों, लोगों से 2 नहीं 5 नहीं 10 कदम आगे रखने की गारंटी ले रहा हूं मैं। हाँ 10 कदम आगे। ऐसे सवाल जो आप लोगों ने कभी पाला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे साथी जो एक अच्छी लेवल की तैयारी पे उनका पढ़ा भी होगा, बहुत सारे साथी जो अभी वहाँ थोड़ा सा है ना भ्रम में है कि इधर उधर जाते हैं, सर कहाँ जाएं क्या करें। तो ये आप लोगों के लिए मैं हूं ना भाई, आप लोगों की मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं शानदार वाले प्रश्न आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। बस आप लोगों को डेली वीडियो देखनी और एक शानदार प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना है भाई। चलो, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कटी, हाथ, कान, नाक, है ना। कटी यानी का मतलब होता है कमर। कटी का मतलब क्या होता है भाई? कमर। तो यहाँ सीधा सा इसने कमर नहीं देके क्या दे दिया? कटी। ध्यान रखना है किस भाग में पहना जाता है भाई? टोटी। फटाफट से जवाब दो भाई। हाँ ये तो बिल्कुल लड़कियों के शानदार जवाब आएंगे इसमें तो। लड़कों के भी शानदार जवाब आ रहे हैं भाई। कान में पहना जाता है टोटी, कान में, है ना। टोटी कहाँ पहना जाता है भाई? कान में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? टोटी। ध्यान रखना। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है भाई? हाँ भाई, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। हाँ हमको पता है दोस्तों, जाम्बोजी कौन थे भाई? संत जाम्बोजी जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। और इन्हीं पर्यावरण वैज्ञानिक जो थे संत जाम्बोजी, इनका एक सुप्रसिद्ध एक है ना, हम कहें कि एक इनका वाक्य था, सर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। यानी एक सर के बदले, है ना, अगर एक पेड़ बचाया जा रहा है तो आपका सर उस पेड़ के सामने बहुत सस्ता है। यानी आपको अगर सर कटाने की नौबत पड़ रही है एक पेड़ को बचाने के लिए, तो सर कटाना उस पेड़ बचाने से ज्यादा मतलब सस्ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। हरे वृक्षों के लिए कौन सा? बिश्नोई समाज जो है, ये जाम्बोजी महाराज ने कौन से संप्रदाय की स्थापना करी थी भाई? बिश्नोई संप्रदाय। और इस बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम थे भाई? ध्यान रखना, 20+9, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बिश्नोई संप्रदाय। क्या नाम पड़ा भाई? बिश्नोई। पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से, विष्णु के अवतार के नाम से प्रसिद्ध संत जाम्बोजी महाराज। तो ये बिश्नोई संप्रदाय हमको ध्यान रखना। अगला देखो, अगला सवाल क्या कर रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? तो द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। हाँ भाई, एक है ना, सीधा सीधा सा हमको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। इसी तरीके के सवाल आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे भाई। हाँ 17 से 21 जनवरी 2025 जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की जो मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वही सवाल है जो परीक्षा में छपेंगे। और मैं आप लोगों को ये सवाल पहले दिखा रहा हूँ, पेपर लीक कर रहा हूँ भाई, पूरा का पूरा पर्चा लीक किया जा रहा है। हाँ भाई, पर्चा लीक किया जा रहा है भाई, बिल्कुल शानदार जवाब आ रहा है। ये जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार दोस्तों जैसलमेर नहीं है, तो जोधपुर है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई? जोधपुर को कहा जाता है। ध्यान रखना, जैसलमेर को नहीं कहा जाता, जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है भाई, जैसलमेर, हाँ है ना, जैसलमेर को नहीं कह के जोधपुर को कहते हैं। बाकी 100 द्वीपों का शहर, 100 सिटी ऑफ आइलैंड बांसवाड़ा को कहा जाता है। नीला शहर, ब्लू सिटी जोधपुर को, या सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों इसी अजमेर जिले को कहा जाता है भाई। चलो, अगला सवाल क्या करें? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ भाई?
1950, 1952, 1955, 1956। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक दिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा शॉर्ट्स लेके आऊंगा जिसमें मैं ये भू राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम में सारे एक ही वीडियो में क्लियर करवा दूंगा, है ना। आज अभी फटाफट से इसका जवाब दे दो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ। ध्यान रखना मेरे दोस्त, है ना, बहुत सारे है ना साथियों का ऑप्शन कोई बी कर रहा है, कोई ए कर रहा है, कोई सी कर रहा है। ध्यान रखना डी ऑप्शन है, डी भाई, है ना। 1956 में भू राजस्व अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1956 में भू राजस्व अधिनियम। अगला देखो भाई, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुरक्षित प्रसव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संकल्प अभियान। कौन सा भाई? संकल्प अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? करौली, डूंगरपुर, भरतपुर या उदयपुर? हाँ भाई, एक हम कहें कि शिशु मृत्यु दर, जब, है ना, जब कोई माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बहुत बार बच्चे की मृत्यु हो जाती है पीलिया या निमोनिया के कारण, और बहुत बार क्या होता है कि माता की मृत्यु हो जाती है। तो कि ये जो संकल्प अभियान जो है, इसमें एक सुरक्षित प्रसव कराना या फिर हम कहें कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जो अभियान है मेरे दोस्तों, कहाँ चलाया जा रहा है भाई? डूंगरपुर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, डूंगरपुर के अंदर है, और है ना, ये क्या नाम है भाई? संकल्प अभियान। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के तहत कितनी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है? इसमें 2-3 नियम है भाई। एक तो पेंशन का नियम है और एक नियम है किसका? चिकित्सा का। यहाँ हमसे दो चीजें पूछ सकता है कि अगर कोई पूछे पेंशन कितनी दी जाती है तो हमको बताना है, और कोई पूछे चिकित्सा कितनी दी जाती है तो हमको बताना है। यहाँ हमसे पूछ रहा है चिकित्सा सहायता कितनी दी जाती है। अगर कोई पूछे पेंशन कितनी दी जाती है भाई, 20,000 रुपये प्रति माह, 20,000 रुपये हर महीने के प्रति माह। कोई पूछे चिकित्सा सहायता तो 4,000 रुपये प्रति माह। यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है भाई? चिकित्सा सहायता। ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था, है ना, 1975 से 77, उसमें जो भी राजस्थान के जो भी लोकतंत्र, हम कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको, है ना, उनके सम्मान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक के नाम से अभी राजस्थान सरकार ने एक्ट पारित किया, जिसमें पेंशन में 20,000 रुपये और चिकित्सा सहायता में 4,000 रुपये दिए जाते हैं। ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखो भाई, देश का पहला चिल्ड्रन पार्क, क्या नाम है भाई? बाल चौपाल, राजस्थान के किस हवाई अड्डे या एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? देश का पहला चिल्ड्रन पार्क, जिसमें दोस्तों 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे, है ना, बहुत सारे पापा मम्मी जो होते हैं बेचारे, नए नए, है ना, पापा मम्मी बनते हैं, उनके बच्चे उनको क्या करते हैं? बहुत परेशान करते हैं, है ना। और जब सफर में तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। तो कि भाई, है ना, देश को, है ना, मतलब हमारे भारत देश को, हम कहें कि भारत सरकार को ये थोड़ा सा उन माँ बाप की थोड़ी सी फिक्र लगी कि यार उन बच्चों, वो बच्चे बेचारे भां भूं करते, तो क्या करते हैं? बच्चों के लिए कुछ खेलने का बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बाल चौपाल बना देते हैं। और कौन से एयरपोर्ट पे बनाया भाई? राजस्थान, हम कहें कि देश का पहला बाल चौपाल कहाँ बना भाई? ध्यान रखना, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। और ये कहाँ पड़ता है? डबोक उदयपुर के अंदर। कहाँ भाई? डबोक उदयपुर में है। और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो यहाँ पे देश का पहला बाल चौपाल बनाया जा रहा है। अगला देखो भाई, अगला जनवरी 2025 में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा। ये देखना दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ऑपरेशन महादेव नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सरदवा की। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान आज के 50 साल बाद भी याद रहेगा कि यार भारत ने क्या ऑपरेशन सिंदूर किया था और क्या ऑपरेशन महादेव किया था। 3 आतंकवादियों को तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव चलाकर 3 आतंकवादियों को तो बिल्कुल मौके वारदात पे हमने ढेर कर दिया था। आप लोगों ने खबर भी सुनी होगी। लेकिन हम बात करें ऑपरेशन सरदवा की, जो कि हर साल हमारे, है ना, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चलाया जाता है। कौन चलाता है भाई? राजस्थान पुलिस, रेलवे पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अभी पटवारी में भी पूछा गया था शायद, है ना, पटवारी या फिर हम कहें कि चतुर्श्रेणी में पूछा गया था, फोर्थ ग्रेड में पूछा गया सवाल था। और ये जो सवाल है दोस्तों, हर बार, है ना, हर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो आयोजन हर साल किया जाता है। कौन करता है भाई? ध्यान रखना भाई, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ जो होती है, यानी हम कहें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कि भाई सीमा की रक्षा कौन करेगी? सीमा सुरक्षा बल करेगा। यहाँ तो, है ना, तो लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो कहीं मेरे साथी बी, कहीं मेरे साथी डी ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। ध्यान रखना, सीमा सुरक्षा बल क्या करता है? बीएसएफ जो है ये भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा का आयोजन हर साल करता है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? राजस्थान 3138 अमृत सरोवर बनाकर देश में कौन से स्थान पर है भाई? हाँ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। राजस्थान ने कितने? 3138 अमृत सरोवर बनाए हैं, और ये बनाकर राजस्थान कौन से स्थान पर? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा? अच्छा, है ना, हर दिन आपको एक ऐसा प्रश्न तो मिलता ही है कि इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है, इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर, इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर आता है ना, हर दिन ऐसा सवाल आता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि इस बार राजस्थान ने 3138 अमृत सरोवर बनाए। मैं कह रहा हूं दोस्तों, हमारे जो हम कहें कि वर्षा जल को
एकत्रित करने के लिए या वर्षा जल को संचयन करने के लिए जो भी तालाब नाडियां वगैरह जो बने हुए है ना, जो कि जल है ना, हम कहेंगे जल संरक्षण की जो परंपरागत जो तकनीकें हैं उनको सुधार करने के लिए और नए ऐसे ढांचे बनाने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया भाई, अमृत सरोवर का निर्माण करो भाई, ठीक है। और इसने एक टारगेट दिया कि हर जिले में कितने अमृत सरोवर बनाने हैं भाई, 75 अमृत सरोवर बनाने, कितने 75 अमृत सरोवर, क्योंकि अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत क्या बन रहे हैं भाई, 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और राजस्थान ने कितने बनाए भाई, 3138, और राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई, चौथा। जो भी मेरे साथी हर बार राजस्थान को पहले पे रखते हो, ध्यान रखना भाई, राजस्थान इसमें चौथे स्थान पे, कौन से स्थान पे भाई, चौथे। और कितने अमृत सरोवर भाई, 3138 अमृत सरोवरों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। पहले पे कोई है ना, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई पहले पे कौन सा राज्य है। हाँ चलो, राजस्थान के वह सांसद जिन्हें लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये मैंने अभी आपको पिछले वाले मॉडल पेपर में भी कराया। हाँ भाई, पिछले वाले मॉडल पेपर में मैंने पूछा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो संयुक्त संसदीय समिति जो थी जेपीसी है ना, हम है ना, संयुक्त संसदीय समिति जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है ना, वन नेशन वन इलेक्शन की रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तो समिति का गठन किया था, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो किसकी अध्यक्षता में बनी थी भाई, पीपी चौधरी की अध्यक्षता में, प्रेम प्रकाश चौधरी, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में बनी थी। यहाँ से पूछा है लोकसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष कौन है भाई, सीपी जोशी। और ये सीपी जोशी कहाँ से विधायक, कहाँ से सांसद है भाई, चित्तौड़गढ़ से, ध्यान रखना भाई, चित्तौड़गढ़ से सांसद है सीपी जोशी जी। इन्हें लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इस याचिका है ना, इस याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं भाई, 15 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान से 2 सांसद वो क्या बन गए, एक तो जेपीसी कमेटी जो है उसके तो पीपी चौधरी अध्यक्ष बने, और सीपी जोशी लोकसभा की याचिका समिति से अध्यक्ष बने। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, 10 से 12 जनवरी 2025 को आयोजित बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया भाई। हाँ भाई, चलो अब बताओ आप सवाल कि भाई अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं। एक सवाल तो हमको यहीं मिल गया भाई, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव हम बीकानेर में मनाते हैं। इस बार कब मनाया हमने, 10 से 12 जनवरी 2025 को मनाया। अब ये पूछा कि कौन सा संस्करण मनाया गया, 28वां, 31वां, 30वां, 31वां या 33वां। हाँ भाई, ऊंट महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया भाई, बहुत शानदार है ना यार, क्या बात है ना, शानदार जवाब आ रहा भाई, 31वां। कौन सा संस्करण भाई, 31वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2025 को बीकानेर में मनाया गया, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। और कोई पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष कब मनाया गया था भाई, 2000, हम कहें कि 2024 को, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष मनाया गया था, है ना। 2023 को बाजरा वर्ष मनाया गया था, 2024 को ऊंट वर्ष मनाया गया, और 2025 को कौन सा वर्ष मनाया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। 2025 को वर्तमान ना, 2025 को किस दिवस के रूप में, हम कहें कि किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अगला देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जिसे हम करते हैं कि एआई है ना, का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान के कहाँ स्थापित किया जाएगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है। और ये अब है ना, फटाफट से ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कहाँ स्थापित किया जा रहा है भाई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। बिल्कुल है ना, फटाफट से जवाब दे दो, जल्दी जल्दी जवाब दे दो आप लोग, है ना, देरी मत करो, फटाफट। दोस्तों मेहनत से कभी मत डरना भाई, हाँ मेहनत करते जाओ, क्योंकि जहां आपको आपकी किस्मत नहीं पहुंचा सकती वहां आपकी मेहनत आपको पहुंचा सकती है। क्योंकि एक बार तो किस्मत के ऊपर हम किस्मत पे डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन मेहनत ऐसी चीज है कि हमारे हाथ में, कि इतनी मेहनत करेंगे तो सफलता तो मिल ही जाएगी। और काम ऐसा करो कि जिसमें 100% आपकी मेहनत हो, है ना, किस्मत का कोई रोल नहीं हो, ठीक है। और किस्मत में कभी रोना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि है ना, किस्मत को बदलते है ना, एक आप लोगों ने शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी किसी को पैसा दे के, वक्त दे के, कभी किसी की बेइज्जती मत करना, कभी क्या ना किसी की इंसल्ट मत करना, क्या पता अगला दिन उसी का हो, ठीक है। ये थोड़ी सी है ना बड़ी लेवल की बातें हैं दोस्तों, ध्यान रखना भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है भाई, जॉन मैककार्थी। कौन है भाई, जॉन मैककार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है, ध्यान रखना, जॉन मैककार्थी है। और राजस्थान में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाया जा रहा है भाई, जोधपुर। हाँ भाई, जो भी जयपुर कर रहा है उनका मोई मोई हो गया, आप लोगों को यहाँ मोई मोई करना है, परीक्षा में नहीं करना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है भाई, जोधपुर के अंदर बन रहा है, जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना भाई, फटाफट से जवाब दो भाई। 16 फरवरी 2025 को श्री अन्न किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया भाई, ध्यान रखना, 16 फरवरी 2025 को कौन सा मेला भाई, श्री अन्न किसान मेला,
जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है भाई, इसका जवाब दो। और तब तक आप दोस्तों जो भी मेरे साथी गुरुदीप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाना मेरे दोस्तों। जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, करंट अफेयर संबंधित अपडेट हो या फिर हमारी क्लासों से संबंधित कोई अपडेट हो, हाँ भाई, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का जो संपूर्ण निःशुल्क बैच है वो आपको यहाँ है ना हमारे गुरुदीप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी भाई दोस्तों। चलो, श्री अन्न किसान मेला जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया भाई? बाड़मेर। बाड़मेर में कहाँ भाई? गुड़ामलानी। कहाँ किया भाई? गुड़ामलानी में क्या स्थित है भाई? हमको ध्यान रखना है, बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो मेरे दोस्तों एक तो जोधपुर में था और जोधपुर के बाद अब कहाँ स्थापित किया गया? हमारे बाड़मेर के अंदर। और इसी बाजरा अनुसंधान केंद्र जो गुड़ामलानी बाड़मेर में है, इसमें श्री अन्न किसान मेले का आयोजन 16 फरवरी 2025 को किया गया भाई। ये ध्यान रखना आप लोगों को। आज का अंतिम सवाल मेरे दोस्तों, वर्तमान में 18वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद नियुक्त हुई भाई? है ना, 18वीं लोकसभा चल रही है, 16वीं तो विधानसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। इसमें हम कहें कि राजस्थान, देखो लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें भाई? 25 सीटें। कितनी सीटें? 25। जिसमें से हमको कोई पूछे एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी, दोनों का ध्यान रखना। एससी के लिए तो कितनी? 4। एसटी के लिए कितनी? 3। देखो एसटी कम होते हैं तो कम सीटें, 3 सीटें। एसटी ज्यादा होते हैं तो ज्यादा, 4 सीटें। ये भी हमको ध्यान रखना, 4 और 3, टोटल 25 सीटों में से। हमको यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद बनी भाई? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? हाँ भाई, जो डी ऑप्शन दे रहा है एक भी नहीं, वो तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं भाई। अपने मुंह पे पानी छिड़को, है ना। देखो भाई 3, कितनी महिला सांसद है भाई? 3। तीनों के मैं एक बार नाम बता दूं आपको। एक तो मंजू शर्मा। कौन है भाई? मंजू शर्मा है। और मंजू शर्मा कहाँ से भाई? जयपुर से। मंजू शर्मा कहाँ से? जयपुर से। ठीक, ये 1 नंबर की। दूसरे नंबर की कौन है भाई? महिमा विश्वराज सिंह। महिमा विश्वराज सिंह, है ना, शॉर्ट नाम लिख देता हूँ, महिमा सिंह। ये महिमा विश्वराज सिंह है। महिमा सिंह नाथद्वारा से विधायक, हम कहें कि सांसद है। और इनके जो पति है वो विश्वराज सिंह, है ना, अभी वर्तमान में मेवाड़ के अगले राजा भी बने, है ना, जिनका फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में राज्याभिषेक भी हुआ है। और तीसरे कौन है भाई? तीसरी हमारे संजना जाटव। और ये संजना जाटव कहाँ से मेरे दोस्तों? ध्यान रखना भाई, संजना जाटव का संबंध हमारे भरतपुर से। कहाँ से भाई? भरतपुर से, बिल्कुल, संजना जाटव। तो ये 2 तो बीजेपी से हैं, ये दोनों तो बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और एक कांग्रेस से। कौन है भाई? संजना जाटव कांग्रेस से। तो ये वर्तमान में कितनी महिला सांसद है भाई? 3 है। ध्यान रखना, मंजू, महिमा और संजना, है ना, सीधा सीधा से याद रख सकते हो। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की जो सीरीज थी आज यहीं पूरी होती है दोस्तों। दिवाली का त्योहार चल रहा है, आप सभी को, है ना, ढेर सारी शुभकामनाएं इस त्योहार की। भगवान, है ना, कि आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को निरंतर चलते हुए रहना। क्या पता हमारे, देखो आप लोगों की दिवाली कब आएगी भाई? आप लोगों के घर में असली दिवाली आएगी जब आप लोग नौकरी में होंगे, आप लोगों की जेब में पैसा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को निरंतर ये जो सपना आप लोगों ने जो देखा है दोस्तों, है ना, ये जो टीचर बनने का सपना, अध्यापक बनने का जो सपना आप लोगों ने देखा है, इस सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों दिन रात लगा देना। कोई बाहर त्योहार मत देखना, कोई दिवाली होली मत देखना, जब तक हमारे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का, है ना, पेपर नहीं हो जाता। आप लोगों को किन्हीं भी तरीके से अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है। आप लोगों को आपके लक्ष्य के प्रति सजग रहना दोस्तों। बिल्कुल जिस प्रकार से कैमरे को मैं लक्ष्य बना रहा हूं, उसी तरीके से आपको आपके रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को जो एग्जाम है उसको लक्ष्य बनाते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि ऐसे गुरुदीप क्लासेस की जो टीम है वो निःशुल्क रूप से पूरे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का जो है बैच है वो चला रही है दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे नॉन स्टॉप, चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, इसी तरीके से आप लोगों को नॉन स्टॉप जो क्लासें हैं वो गुरुदीप क्लासेस की टीम से, आपके भाई अतुल पारी की ओर से आप लोगों को जो क्लासें हैं ये निरंतर रूप से इसी तरीके से 100 दिन लगातार सुचारू रूप से मिलती रहेगी। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।